गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो हम आप लोगों के लिए आज सीटेट जो एग्ज़ाम पिछला वर्ष जो हुआ है, उसका डेट आप देख लीजिए 17/1/2022। तो ये 2022 का पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और ये पेपर 2 का है, ठीक है? तो और सीडीपी, ठीक? सीडीपी शिक्षा शास्त्र या प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीडीपी में एग्ज़ाम में जो पूछा गया था 2022 में सीडीपी का क्वेश्चन है। तो सीटेट का जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन में पिछले 18 से लेकर 21 तक का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो वहाँ से आप जाके पीवाईक्यू कर लीजिएगा, क्योंकि आप यदि सीटेट का आगामी 25 वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जुलाई 25 में, ठीक है? तो उसके लिए सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट, सिर्फ आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जाइए, एग्जाम में आप बेहतर कर पाइएगा। एग्जाम में और अदर कुछ नहीं होता है। तो मैंने सारा सीडीपी, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब कंप्लीट कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सीडीपी का 22 का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था उस समय, खाली जगह है, उस विशिष्ट समय को क्या कहा जाता है जब बच्चा उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम मतलब होते हैं, ग्रहण क्षमता होते हैं। तो बताना वो कौन सा विशिष्ट समय है जिसमें बच्चे क्या कहते हैं, वो वातावरण में खास करके उद्दीपन द्वारा विशेष रूप से ग्रहण क्षम होते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदनशील अवधि होती है वो समय का, ऑप्शन बी मुख्य अवधि होती है, ऑप्शन सी नमनीय काल अवधि होती है और ऑप्शन डी मानसिक आकर्मकता होती है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा अवधि होता है जो इस प्रकार के बच्चों एक्टिविटी करते हैं। तो उस समय जो होते हैं तो ये संवेदनशील अवधि होती है। कब होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष का, ये 0 से 2 वर्ष के बीच की अवधि होती है, तो इसी को संवेदनशील अवधि बोलते थे। ये जीन पियाजे ने भी दिया था, ठीक है? संवेदी गामा अवस्था, तो इसी टाइप का अवस्था है जिसमें क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है मतलब बच्चों आँखों छू के, स्पर्श करके, महसूस करके, तो ये वाला बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है? इस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, पहला ऑप्शन है, कथन दिया है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? आपको तर्क बताना है। पहले स्टेटमेंट दे दिया है कि बच्चों बच्चा विकास के लिए दूसरे बच्चों से कंपेयर करके हम उसको माप सकते हैं, ये पूछा है। दूसरा, क्योंकि जब भी तर्क रहेगा उसमें हमेशा क्योंकि जोड़ के पढ़ना है, ठीक? तो क्योंकि क्योंकि विकास का स्वरूप या अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चे के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, ये पूछा है, ठीक है? तो आप बताइए, विकल्प दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या करता है, ठीक है? ए आर दोनों सही है परंतु आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। चलिए बताइए। चलिए तो हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या कर देंगे इसका आंसर की, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी 2 का दोनों गलत है। क्यों? देखिए, बच्चों को कभी भी हम एक बच्चा से दूसरे बच्चे से कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ बोला है तुलना करके, तो ये तुलना करके नहीं करेंगे, कभी बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, ठीक है? तो ये याद रखिए, हर बच्चे में क्या अलग गुण होता है, हर बच्चे में अलग कैपेसिटी होता है। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोलता है विकास का स्वरूप, अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक। ऐसा नहीं सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अलग-अलग बच्चा जैसे होता है ना, कोई डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, तो हर बच्चे को कुछ-कुछ दिक्कत है, तो हम उसको क्या कहते हैं, व्यक्तित्व के अनुसार देंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा-सा अलग से हम सपोर्ट दे के करेंगे, ठीक है? पढ़ाने का तरीका सेम रहेगा बट उसको हम अलग-अलग करते हैं। और उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हेरेडिटी और एनवायरनमेंटल का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो बच्चों के विकास में हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो द्वितीयक समाजीकरण का अवस्था प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू कर देता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन शिशुअवस्था होता है, ऑप्शन प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी माध्यमिक बाल्य अवस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। बताइए कि बच्चों कौन सा अवस्था में बच्चों मतलब द्वितीयक समाजीकरण अवस्था हो जाती है और वो स्कूल जाना के प्रारंभ हो जाते, तो कौन सी अवस्था है? चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है? तो ये भी याद रखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है? इसके बारे में फिर जानते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं शेषावस्था। शेषावस्था कितना होता है? शेषावस्था होता है 0 से लेकर 2 वर्ष। तो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच के जो अवस्था होते हैं वो शेषावस्था होता है, ठीक है? याद रखिए। अर्ली चाइल्डहुड जो जो प्रारंभिक इसे बोलता है अर्ली चाइल्डहुड, ये होता है 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था। तो 6 वर्ष के बीच की अवस्था होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चों स्कूल जाना था, अद्वितीय अवस्था में सीख जाता है, ठीक है? तो द्वितीय अवस्था स्कूल भी आता है, ठीक है? लेतर एक होता है, लेतर वाली अवस्था मतलब जो माध्यमिक वाली अवस्था, इसको बोलता है 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें माध्यमिक वाली अवस्था या लेतर वाली अवस्था, ठीक है? और किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 के बीच का जो अवस्थाएं होती है, तो ये वाली अवस्था है। तो ये चारों अवस्था आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी अवस्था पूछ देता है, कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देगा कि ये दे देगा, आपको बताना कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है?
तो ये अवस्था सबसे ज़्यादा अवस्था इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, ठीक है। तो ये अवस्था याद रखिएगा। अब बोलेगा प्राथमिक मतलब कि सामाजिकरण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो बोलेगा परिवार। प्राथमिक बोलेगा तो परिवार बताइएगा, ठीक है। द्वितीयक में स्कूल आ जाता है, ग्रुप सर्किल आ जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। किस चरण में बच्चे का परिकल्पनात्मक कथनों पे काम कर पाते हैं, तो परिकल्पनात्मक कथन पे काम करना प्रारंभ कर देते हैं तथा तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो बताना कौन सी चरण है। संवेदीपेशीय अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक। ये क्यों दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। बताइए कौन सी अवस्था है। तो परिकलात्मक सोच किसमें हो जाता है, बच्चों में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो परिकलात्मक सोच बच्चों में ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं परिकलात्मक सोच। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन दी थी, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं एफ। एस मतलब इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, इसको पी मतलब प्री कंप्रेशन, सी मतलब कंक्रीट, और एफ मतलब फॉर्मल। तो 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से सबका एज बता देते हैं। ये कितना होता है, इसकी अवस्थाएं होते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था। ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इसके बाद फिर 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। मतलब 2 से 6 या 2 से 7 के बीच में, ऐसे भी मान दीजिए। तो 2 से 7 दे दीजिए, ठीक है। 2 से 7, यहाँ 7 से लेकर 11 होता है, और ये 11 प्लस। तो ये 11 प्लस जो अवस्था है, यही परिकल्पनात्मक और निगात्मक सोच वाला बच्चों में विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इतनी अवस्थाएं जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। और जीन पियाजे ने 4 अवस्था, और इनमें सबसे ज्यादा महत्व क्या है, संज्ञानात्मक को दिया जाते हैं, संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। क्योंकि इसने ना 4 अवस्था, 4 एलिमेंट के बारे में बताया था। कौन कौन, बच्चा क्या, तो मैच्योरिटी के अनुसार। तो MESA याद रखिए। एम मतलब मैच्योरिटी, ई मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, एस मतलब सोशल, और एक नंबर था ई मतलब इक्विलिब्रियम, संतुलिनकरण। तो ये 4 अवस्थाओं से बच्चों क्या कहता है, गुजरता है और अपनी अवस्थाओं में बदलाव करता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। देखिए जब आ गया ना संज्ञानात्मक, जब भी बोलेगा तो जीन पियाजे विकास का सिद्धांत का आलोचना। तो आलोचना के बारे में पूछा कि आलोचना का कौन सा है। पहला है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में निर्भर करता है। ऑप्शन में बच्चों का सक्रिय प्राणी है। ऑप्शन में से बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। और ऑप्शन में बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। चलिए बताइए कि इसमें आलोचना नेगेटिव बताना है, कौन सा आलोचना है। तो क्या है, ये वाला आलोचना है, ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संस्कृति के संदर्भ पर निर्भर करता था। ये गलत है। इस सामाजिक संस्कृति को कौन दिया था, लेव वाइगोस्की ने बताया था, लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो ये लेव वाइगोस्की बताया था। तो ये लेव वाइगोस्की बताया था, क्या बताया था उन्होंने, सोशल कल्चर और लैंग्वेज। तो सोशल कल्चर मतलब कल्चर और लैंग्वेज को, सोशल कल्चर और लैंग्वेज को ध्यान दिया था वाइगोस्की। तो यहाँ पे सामाजिक संस्कृति के बारे में ये लेव वाइगोस्की बताया था। बाकी बच्चे सक्रिय प्राणी होते, ये तो बताया था। गुणात्मक सोच से भिन्न होते, ये भी बताया था। अब अंत क्रिया करके सीखते, ये भी बताया। तो ये 3 अवस्थाएं जीन पियाजे का है। ये तीनों अवस्था जीन पियाजे के, बाकी ये लेव वाइगोस्की है, ठीक है। अभी लेव वाइगोस्की क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जस्ट आ गया न, सीखने की समझ को खाली जगह प्रक्रिया से खाली जगह प्रक्रिया में हस्तांतरित किया। तो बताना है दोनों का कंपेयर कौन सा है, सक्रिय से निष्क्रिय रूप में, निष्क्रिय से सक्रिय रूप में, यांत्रिक से व्यवहारवादी, और व्यवहारवादी से यांत्रिक। चलिए बताइए। तो इन्होंने बताया है निष्क्रिय रूप से, बच्चों के कारण निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में सीखते हैं। अभी जस्ट बताया था ना, जीन पियाजे के 4 अवस्था, MESC ऐसे याद रखिएगा। ले क्या है, सोशल कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीज को, सोशल कल्चर लैंग्वेज में। और यहाँ मेच्योरिटी एक्सपीरियंस, सोशल मतलब कि ये सोशल मतलब वो सोशल नहीं, सामाजिक अंत क्रिया करके, जो जस्ट अभी ऊपर देखे ना क्रिया करके वाला। और ये वाला ई फॉर क्या था, ई फॉर इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण। उसमें 2 अवस्थाएं बताए थे, जिसमें एकोमोडेशन और एसिमिलेशन 2 अवस्थाएं बताए थे, ठीक है। तो वो अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलिए ले वाइज किया गया के अनुसार सीखने का आधार क्या। अब इतना बार बता चुके हैं कि आपको क्वेश्चन गलत हो ही या नहीं है। सामाजिक अंतक्रिया, पुनर्भरण, दोहराव अवरोध और स्कीम की संरचनाओं पर पढ़ना। चलिए बताइए। इतना बार बता चुके हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक अंतक्रिया। अभी जस्ट बताया ना, लैंग्वेज, सोशल, कल्चर। बस ये चीज को आपको ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में सही कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग आ गया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत। तो याद रखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। स्तर पर व्यक्ति का विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियम के साथ बदलाव करने की जरूरत है। तो कौन सी अवस्था है, समाज को नियम के साथ बदलाव करने की अवस्था है। आज्ञा पालन में दंड विनाश, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का विनाश,
सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास और सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। तो बताइए लेवर्स्की के द्वारा लेवर्स्की बोलते लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा कौन सा ये दिया गया था उसके बारे में बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सामाजिक क्रम नियंत्रक अविनाश। ठीक है, सामाजिक क्रम नियंत्रक। देखिए इन्होंने क्या क्या दिया था? 3 लेवल। कौन सा? 3 लेवल दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 लेवल और क्या 6 स्टेज। तो कितना? 6 स्टेज। ये भी याद रखिएगा, 3 लेवल दिया, 6 स्टेज। तो डिस्कस कर ले, थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कभी क्वेश्चन आ जाए तो बना लीजिए। पहला दिया था प्री कन्वर्सन लेवल, इसका 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, फिर दो था प्री कन्वर्सन का, फिर होता है कन्वर्सन लेवल, तो फिर आता है कन्वर्सन लेवल, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं कन्वर्सन है, इसकी 2 अवस्थाएं होती है। और एक होता है पोस्ट कन्वर्सन लेवल, तो इसकी 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो पहला होता है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 अवस्थाएं दी थी। ठीक, पहला में क्या होता है जिसमें से क्या बोलता है आज्ञाकारिता, मतलब कि डर या सजा। तो पहला डर या सजा, आज्ञा डर या सजा वाला दिया था पहला वाला। ठीक है, आज्ञा पालन डर या सजा पहला वाला। ठीक है, दूसरी अवस्था है इंस्ट्रूमेंटल है जिसमें लेन-देन, मतलब कि टिट फॉर टैट जैसा तैसा। ठीक है, तीसरी अवस्था में क्या था? तीसरी अवस्था में बताया था कि आज्ञा पालन या मतलब क्या होता है गुड बाय गुड बाय। ये तीसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, ये आज्ञा पालन, ये दूसरी अवस्था, आज्ञा पालन अवस्था दूसरी अवस्था। ठीक है, ये फर्स्ट अवस्था है। उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया, ये चौथी, मतलब ये वाला अवस्था है। ठीक है, जो समाज के साथ क्या है सामाजिक द्वारा कानून को लेके क्या नियम को बनाए रखना, तो ये चौथी अवस्था है। तो ये चौथी अवस्था है। ठीक है, फिर अगला बोलता है सामाजिक अनुबंध अविनाश। ठीक है, इसी को बोलते हैं सामाजिक अनुबंध, ये 5वीं अवस्था है। तो इसको याद करके देखिए, ये याद करने का तरीका इसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड पहला होता है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑर्डर जब भी रहेगा तो ये चौथी अवस्था होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पहले ऑर्डर देगा फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 5वीं अवस्था है। तो ये सब याद रखिएगा, पहले ऑर्डर देगा चौथी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 5वीं। तो याद करने का तरीका है। ठीक, और छठी अवस्था क्या था? सार्वभौमिक। तो इसमें बोलता है सार्वभौमिक के बारे में। ठीक है, तो ये सब अवस्था याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या बोलता है। इसमें बोलता है नेक्स्ट में हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बुद्धि के अंत स्थितिकरण अनुबंधों को काम करता है। तो बताना है हॉवर्ड गार्डनर ने कौन बुद्धि का टोटल 9 सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखें 8 सिद्धांत दिया था एनसीईआरटी के अनुसार। तो बताना है पहला है बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंत स्थितिकरण अनुपालन संभावना लेखपाल। दूसरा बता बुद्धि का प्रकार अस्थायिक, अंत स्थिति अनुपालन वस्तुकार। अगला बता बुद्धि का प्रकार शारीरिक संवेदनशील, अज्ञानात्मक गायक, अंत स्थितिकरण अनुपालन समझना। अब बुद्धि का प्रकार बताया था प्राकृतिक, अंत स्थितिकरण अनुपालन समझना शिक्षक। तो इसमें बताया है भाषा जैसे अंत स्थितिकरण अनुपालन से समझना लेगा। तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक के द्वारा अंत स्थितिकरण अनुपालन संभावना ये द्वारा संभाव शिक्षक। तो ये वाला बुद्धि का सिद्धांत के बारे में सही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला बुद्धि का कौन सा सही बोला है ना। तो जोड़ा बुद्धि का अंत स्थिति अनुपालन, तो बोला है ना अंत स्थिति अनुपालन का सिद्धांत, तो इसमें पूछा है। ठीक है, तो ये वाला बुद्धि का हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या होना, निर्देश देता है तथा विद्यार्थी का अंतर्गत अनुसरण करते हैं, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखते हैं, एक कठोर या मानकीकृत पाठ्यक्रम तय करते हैं, या आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों के श्रेणी में बांटने के लिए करते हैं। तो बताइए बाल केंद्रित विद्यालय में क्या होता है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या था? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया सामाजिक रचनाबाजी के रूप में दें। तो बच्चों को हम क्या कहते हैं समाज के साथ जोड़ के, ठीक है, हेरेडिटी के साथ हम मतलब जोड़ के बच्चों को सामाजिक के साथ अंत क्रिया करके सिखाएंगे। ठीक है, अंत अनुसार नहीं करना है, मानसिक पाठ्यक्रम अपनाने नहीं करना, आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को बांटने के लिए नहीं करते। देखिए ये सब नेगेटिव होता है, नेगेटिव को हमेशा काटना चाहिए। और हम मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव वाला टैग वर्ड बता दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए आराम से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। 5 मिनट का वीडियो है, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार बताना विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावक को दिया जाता है वह क्या है। तो विद्यार्थियों द्वारा जो दिया जाता है रिपोर्ट कार्ड वह क्या है। मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, ऑप्शन में विद्यार्थियों को प्रदर्शन और उनकी सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें, और विद्यार्थियों की प्रगति या विशिष्ट को प्रतिबिंबित करें। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन में देखिए पहले मानक संदर्भित नहीं होगा, मापदंड पर आधारित नहीं होगा, विद्यार्थी को प्रदर्शन या उसको कंपेयर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है देख रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव टेक वर्ड जरूर देख लीजिएगा, आराम से एलिमिनेट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के आवरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रस्तावित की गई पाठ्यचर्या शिक्षा शासन में क्या है।
तो बताना सामाजिक आर्थिक जो वंचित समूह के वर्ग है उनको सुनिश्चित करने के लिए एनईपी में क्या प्रस्तावित किया गया था? परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, संग्रहण और संवर्धित हो, और चौथा वाला मानकृत एक रूपी हो। आपको देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देख के काट सकते हैं आप लोग। चलिए तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। देखिए परीक्षा पर केंद्रित तो नहीं होने, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होने, मानकृत नहीं होने, एकदम नेगेटिव काटिए, आप पॉजिटिव की ओर बढ़िए। देखिए कितना आसान पूछा था 2022 में। अगला क्वेश्चन है लिंग खाली जगह जबकि जेंडर है, तो लिंग क्या है और जेंडर क्या है बताना है। जैविक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना जैविक है, सांस्कृतिक सामाजिक है या सामाजिक संस्कृति है। चलिए बताइए। चलिए तो हम लोग आंसर की बढ़ते हैं। इसका सही क्या है? लिंग एक प्रकार जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या था? जैविक है। और सामाजिक के एक बार सामाजिक संरचना है, तो जेंडर एक बार समाज। जेंडर क्या था? मेल या फीमेल। तो मेल या फीमेल को क्या कहते हैं? समाज में ही उसको बताता है कि हाँ ये लड़का है, लड़का ये काम करता है। फीमेल, फीमेल का काम है झाड़ू पोछा करना, बच्चा पालना करना है। तो ये कौन? समाज निर्धारित करता है, ठीक है। और लिंग जो होता है ये जैविक हेरेडिटी है, ठीक है। हेरेडिटी के द्वारा है ये होता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के द्वारा मतलब कि क्या होता है? पर्यावरण समाज उसको निर्धारित करता है। मेल को ये काम, पुरुष को ये काम, फीमेल को ये काम, तो ये समाज संरचना है, ठीक है। समाज के द्वारा चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? बताइए किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है समूह में कार्य करने देना चाहिए, कक्षा में भागीदारी बढ़ाना चाहिए, पोर्टफोलियो देना चाहिए और प्रस्तुति करवाना चाहिए। चलिए बताइए आप लोग, चार ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, अब ऑप्शन देखिए, आप बताइए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। कितना था? 14 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। हम बच्चों को समूह में कार्य करेंगे, कक्षा में भागीदारी देंगे, बच्चों को पोर्टफोलियो करवाएंगे और प्रस्तुतिकरण, सारा चीज पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा के बारे में लेबर से संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, याद रखिएगा। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। और अगला वाला भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। चलिए तो क्या है? दोनों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि लेगवास के बोलते भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण दिया, तो ये दोनों सही है। देखिए नेगेटिव नहीं होगा, बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलता है? भाषा से विकास स्वतंत्र नहीं है, तो ये सब नेगेटिव, उसको नेगेटिव काटिए, पॉजिटिव को हमसे बढ़िए, हमेशा आंसर की ओर निकलिए। चलिए निम्नलिखित में से दिव्यांग, तो जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे 2016 के अनुसार बढ़ावा दिया, क्या दिया गया है? दिव्यांग के लिए विशिष्ट शिक्षा का अनिवार्य है, दिव्यांग के आधार पर अधिक अधिकारों को दिव्यांगों में भेदभाव करना, दिव्यांगों की शिक्षा के अधिकार की बेदखली करना चाहिए, और जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव करना चाहिए। तो क्या आप बताइए दिव्यांग के बारे में? तो क्या कह रहा है? जीवन के ऑप्शन नंबर जी, जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या करना? उसको समानता और गैर भेदभाव करना चाहिए। तो उनको जीवन के हर क्षेत्र में उसको समानता देना है और उसको गैर भेदभाव करना है, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो याद है। देखिए कभी भी विशिष्ट शिक्षा के लिए अनिवार्य नहीं करना है, ठीक है। दिव्यांग पर अधिकार को उबाऊ में भेदभाव नहीं करना है और दिव्यांग को शिक्षा का अधिक बेदखली नहीं करना। निगेटिव को एकदम हमेशा काटने की कोशिश कीजिए आप लोग। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरत को पूरा करने में मदद करता है? बताइए समावेशी शिक्षा किसको जरूरत पूरा करने में मदद? प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की। तो अब समावेशी शिक्षा आपको तो जस्ट पता ही होगा। चलिए तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन में समावेशी शिक्षा क्या है? प्रत्येक बच्चे को क्या करना? ध्यान में रख के शिक्षा को कर देना। एक ही क्लासरूम में प्रत्येक बच्चे को हम ध्यान में रख के सभी को समान रूप से शिक्षा देना, यही होता है। देखिए केवल काट देना, केवल काट देना, केवल काट देना, नेगेटिव काटिए, निकलिए पॉजिटिव की ओर। गुणज वक्र डिस्कैल्कुलिया मुख्य रूप से किसकी कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है? तो डिस्कैल्कुलिया किस कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है? पहला पाठ पढ़ना, गणित गणन, आलोचना सोच और संचार कौशल। इतना तो इजी है। डिस्कैल्कुलिया कितना बार हम बता चुके हैं बहुत सारा बीमारी के बारे में। तो क्या कहता है? डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया मतलब गणित से, तो कैलकुलिया मतलब गणित से। ऑप्शन नंबर बी। पाठ पढ़ना, इसको पढ़ता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो याद रखिए डिसलेक्सिया, ठीक है। जिसको संचार कौशल, जैसे कि और सर बता देते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया, भेजिए जिसको बोलने में दिक्कत होता है, डिस्कैल्कुलिया बता ही दिए। उसके बाद और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो वो सब हम अलग से एक पार्ट ला देंगे, उसमें से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषा और भाषण भाषण और भाषा के विकारों वाले विद्यार्थी को सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा? तो क्या करना? बाधा उत्पन्न करना है, तो कौन सा होगा? पहला है कार्यों के क्या है? दत्त कार्यों को छोटा आसानी से प्रतिबंधित चरणों में विभाजित करना।
अभिव्यंजक भाषा कौशल को समर्थन करने के लिए दृश्य के उपयोग को हतोत्साहित करना, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीति का उपयोग करना, और कक्षा में श्रावण और दृश्य विकर्षण को कम करना। तो इसमें मतलब क्या बोलता है, भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थी को सफल समावेश में बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है? चलिए बताइए। चलिए तो आंसर क्या बढ़ता है 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो कौन विकार मतलब उत्पन्न कर सकता है, ये अभिभाजक भाषण कौशल समर्थन के लिए दृश्यों के लिए उपयोग को हतोत्साहित करना। तो कभी भी दृश्यों को उपयोग के लिए हम हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो ये बाधा उत्पन्न करेगा उन लोगों के लिए, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो प्रतिभाशाली बच्चों को आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति देना चाहिए, पाठ्य प्रवचन में त्वचा के लचीले अपनाना चाहिए, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, और क्या उत्तेजन संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना है। तो बताइए इस प्रकार के बच्चे जब रहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड बच्चे का आईक्यू कितना था 130 प्लस, तो ये भी याद रखिए इसकी आईक्यू 130 प्लस होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, एक आयामी पाठ्य पुस्तक चतुर लागू करना। तो इससे हमेशा बचना चाहिए बच्चों का, तो इससे बचना था आयामी पाठ्य पुस्तक लागू करना चाहिए, तो ये हमेशा उनको बचना चाहिए, ठीक है, तो ये प्रकार है, ठीक है। ये सब देखिए सब पॉजिटिव है, गतिविधियाँ प्रदान करना और अभिनय करना और अनुभूति देना, तो ये सब पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए 21 करते हैं कथन वाला। किसी क्या बोलता है, किसी नए क्या संप्रदाय की शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षक को क्या पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए, ठीक है। कोई टॉपिक शुरू करने से उससे पहले की ज्ञान नॉलेज ले लेना चाहिए, ये सही है। और यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी में ध्यान में लाने में मदद करता है। हाँ, ये तो लग रहा है पॉजिटिव। कारण, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो यहाँ पे लगाइएगा क्योंकि, हमेशा लगाइएगा क्योंकि, पढ़िए, क्योंकि शारीरिक दंड अभ्यास शिक्षार्थी को अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति में रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो बोलता है नहीं किया जाना, ऐसा बोलिए, आपको पास विकल्प दिया हुआ है, आप बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। क्योंकि देखिए इसमें, देखिए संप्राण के लिए आवश्यक जानकारी में लाने में मदद करता है, परंतु शारीरिक दंड अभ्यास अवांछित व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं करता। ये सही है, दोनों अलग अलग है, ये भी नहीं करता, हाँ, तो ये तो बोलता नहीं करता, बट इसमें क्या बोला है कि नहीं करता है, परंतु दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलता है, नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए इसमें शारीरिक दंड के बारे में बोलता है, इसमें कुछ और बोलता है, तो पढ़ने से पहले उसका रिलेटिव बढ़ रहा है, और इसमें शारीरिक दंड से बढ़ता है, तो यहाँ की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं करता है ये दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और को बढ़ते हैं। कोई भी उपाध्ययन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, तो वो विद्यार्थी को बीच पैदा कर सकता है। तो कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, तो विद्यार्थियों के बीच क्या पैदा कर सकता है? महारत के लिए सहारना, नवाचार की इच्छा, सीखने की अभिप्रेरणा, या अन्वेषण के लिए प्रतिरोध? चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। तो ये क्या कहता है, विद्यार्थियों के बीच ये पैदा करता है, ठीक है, तो ये पैदा करता है, तो विषय वस्तु को अपनाने में जानता है, तो ये ये वाला अन्वेषण के लिए प्रतिरोध पैदा करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कथन फिर दिया हुआ है, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीति का उपयोग कब, कहाँ और क्यों, कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। तो कब, क्यों, कहाँ करना चाहिए, ये नियम से आना चाहिए, हाँ, ये तो सही लग रहा है। क्योंकि फिर कारण का जो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एक अधिगम रणनीति बनाए रखने और उसमें नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए विद्यार्थियों को पता है कि उनका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए। आप बताइए कौन सा सही होगा? ये तो अच्छा ही लग रहा है। क्या करेगा, दोनों सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी स्वतः करता है और ये दोनों को विद्यार्थी को पता है उनको कब कहाँ करना चाहिए, और ये एक दूसरे को क्या करता है, कंपेयर भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमेशा इसी तरह कंपेयर करके बनाइए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है? बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपका सीटेट, जेटेट, अन्य कोई भी टेट का एग्जाम होता है, बिहार टेट का भी, हम सारा आपको कंप्लीट करवा देंगे लाइन बाय लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? तो संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है? पहला बोलता है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन करना, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, मीथेन का रासायनिक सूत्र, एक विशेष राजवंश का नाम को याद करना। तो ये तो इजी है, अधिक संज्ञानात्मक कौशल के बारे में पूछा है, क्या हो जाएगा, यही है, पॉजिटिव लग रहा है। तो किसी समस्या को हल करने के लिए क्या करना, स्वयं के द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन करना, अपने आप खुद से उसको मूल्यांकन करना।
ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये सब नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 25 करते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के बीच क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है, तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न का उद्देश्य करेगा? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान कर रही है। तो ऑक्सीजन उपाचन समीकरण को कैसे हल करें? डीएनए के घटक संरचना क्या है? कौन सा सूर्य ग्रहण के सबसे निकट है? अब भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? चलिए, तो क्या करें इस तरह को, जब भी करें प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक क्रिया, क्रिया मतलब क्या, हमेशा करना है क्या, तो क्या मतलब ऑक्सीजन उपचयन के समीकरण को कैसे, जब भी प्रक्रियात्मक बोलेगा तो कैसे करके हल करना है, तो कैसे से क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन कीजिएगा तो बन जाएगा। बाकी ये सब नहीं होगा, तो कैसे करके कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर देते हैं। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो अधिगम को सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक सामग्री को रटकर याद रखने पर जोर देना चाहिए। व्यवहार अनुकूलन उत्तेजन प्रक्रिया को संघ को नियोजित करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों को अक्सर उपयोग करना चाहिए। अनुभव चिंतन मनन के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। चलिए बताइए, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए पहले नेगेटिव कर दीजिए, कभी भी टीचर उसको जोर नहीं दे सकता है। इसमें क्या कहता है, अनुक्रम व्यवहार के लिए नियोजित करना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब उनको मुफ्त पुरस्कार पुरस्कार ये वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसमें देंगे तो बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो क्या कहता है, उनको चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए हमेशा क्या करना है, अवसर प्रदान करेंगे, तो ये सही जवाब हो जाएगा। हमेशा नेगेटिव काटिए, पॉजिटिव की ओर बढ़िए। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस जाता है, तो वो विद्यार्थी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हल कर रहा है और फंस गया, तो क्या कहता है, उसके शिक्षक ने उनके विचारों को खुद से बात करने का सुझाव दिया कि तुम खुद से बात करो, अपने से बात करो। तो ऐसे करने के बाद तुरंत विद्यार्थी ने कहा कि मुझे अब यह जवाब पता है, तो मुझे यह जवाब पता है, उसको पता चल गया। तो इस मामले में समस्या समाधान की कौन सी रणनीति में मदद कर रहा है? पहला कार्यात्मक स्थिरता, स्मृति सहायता विधि, अनुकरण समुच्चय और मौखिकरण। तो बच्चा खुद से बोला है ना, तो यहाँ पे पढ़िए, खुद से बात करने के लिए, तो बात करने के लिए क्या करने के लिए हम कौन सा विधि उपयोग करते हैं? मौखिकीकरण विधि। तो ऑप्शन नंबर बात करने के लिए मौखिकीकरण विधि, 4 ऑप्शन है, तो देख लीजिए मौखिकीकरण विधि। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है भ्रांतियां, भ्रांति मतलब गलतियां या उस पर संदेह, ये सब जो होता है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके क्या होता है, नहीं पूछा है, तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, भ्रांति का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया को रचनात्मक रूप से क्रिया को किया जा सकता है। भ्रांतियाँ कुछ संप्रदायों के बारे में बच्चों को समझने के लिए प्रारंभिक चरण की विशेषता है। भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों में कुछ नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। भ्रांतियाँ बच्चों को अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है, भ्रांतियां क्या स्पष्ट रूप से बच्चों को क्या कुछ भी नई उन्नत चीज सीखने में अक्षमता को दर्शाती है, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो यहाँ बोलता नहीं है, तो ये चीज गलत है, बामा की ये सब सही है। सीखने के रचनात्मक रूप से किया जाता है, भारतीय बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण विशेषता है, और वहाँ देखी जाने प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब सही है। बट यहाँ उनकी अक्षमता बोला है ना, अक्षमता को दर्शाते, तो ये गलत है, ठीक है। तो गलत पूछा है ना इस पे। 29 क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो संवेग रूप से अधिगम को सकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करता है? बेरियत, चिंता, भय, आशा। चलिए बताइए। तो संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला पॉजिटिव चीज है आशा। बामा की ये सब जो है ना, ये नेगेटिव है। तो बेरियत नेगेटिव है, चिंता नेगेटिव है, भय नेगेटिव, तो ये तीनों नेगेटिव है। तो संवेग अधिगम को ये नेगेटिव बोलेगा तो ये तीनों हो जाएगा, और यहाँ पर जाए सकारात्मक हो जाए ना पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आशा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं हम लोग 30 नंबर। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में से एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो किसी भी कार्य में विफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण विद्यार्थी को भविष्य में प्रयास के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो भविष्य में प्रयास के लिए प्रेरित करना चाहिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए, तो भविष्य के लिए पूछा ना, भविष्य में प्रयास के लिए। पहला है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और मैं बुद्धिमान स्थिर हूँ। मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हूँ, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। मेरे शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उनकी धारणा को नहीं बदल सकता। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही होनी पड़ती थी और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। तो बोलता है कि इसमें क्या बोला है, भविष्य में क्वेश्चन है, विफलता हो रहा है, मतलब कार्य में बच्चा विफल हो रहा है, तो वो अपने आरोपण में विद्यार्थी क्या बोलता है, भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की कौन सी संभावना हो सकती है? तो विफल हो रहा है तो उसको कौन से प्रेरित कर रही है? चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो खुद से क्या कहता है, मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हूँ,
तो हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तो भविष्य के बारे में बोल रहा है ना, मैं इस बार प्रयास नहीं किया हूँ पर इसको करने में मैं सक्षम हूँ, तो भविष्य की बात कर रहा है तो मैं उसके लिए सक्षम हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो सीटेट का जो कोई भी तैयारी करते हैं तो सीटेट से जुड़ी जितनी भी क्वेश्चन आपको चाहिए हम मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। CDP, हिंदी, इंग्लिश, PYQ क्वेश्चन सारा, PYQ क्वेश्चन ही बनता है सारा एग्जाम में, तो PYQ क्वेश्चन आप सारा एकदम इसको लगा के जाइएगा, आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।